नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आप 10th की एनसीईआरटी को रेगुलरली पढ़ भी रहे हो। हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से लैंड रिसोर्सेस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आई होप आपने वो पूरे देख लिए हैं और आप रेडी हो कि आप इस टॉपिक को भी पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से कवर कर लो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं लैंड यूटिलाइजेशन। तो हम सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं देखेंगे, देन वी विल कवर लैंड यूटिलाइजेशन इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया और उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स। ये पूरे जितने भी टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको तो पता है लैंड रिसोर्सेज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी दोनों जगह का टॉपिक है, एग्रीकल्चर में भी इसका आप स्टडी करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेस। लेक्चर शुरू करने के पहले बता दूं कि हम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम है चैप्टर का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द 10th एनसीईआरटी, उसे पढ़ रहे थे। उसमें हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन भी देखे, रिसोर्सेज के टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से डिटेल में। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी स्टडी किया, जिसमें हमने रियो द जेनेरियो हो गया या फिर हम कहेंगे एजेंडा 21 हो गया, ऐसे टॉपिक्स, या रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हो गया, ये पूरे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज और यहाँ से हम आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो लैंड रिसोर्सेज जो आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है, यहाँ सबसे पहले आपको बता दूँ, पहले उन्होंने हमें इंपॉर्टेंस बताया पहले पैराग्राफ में लैंड का। उन्होंने हमें यही बताया कि हम लैंड पे रहते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी लैंड पे करते हैं, हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इसीलिए लैंड जो होता है एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये उन्होंने बताया। और भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि वो नेचुरल वेजिटेशन जो आपको देखने मिल रहा है उसको सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तक सपोर्ट किया जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन भी लैंड से होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी लैंड पे चलता है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं आके लैंड पे ही रुकती है और लैंड पे ही सब कुछ होता है। इसीलिए लैंड जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, यही उनका कहना था। हाउएवर लैंड जो होता है इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विथ केयरफुल प्लानिंग, है ना। तो आपको यही पता चलता है कि ये एक बहुत अच्छी एसेट है। एसेट यानी हम यही कहेंगे कि जैसे हम कह सकते हैं जो हमें कुछ चीज़ें अर्न करा के दे रही है, हमें कुछ बेनिफिट दे रही है, ऐसी है ये लैंड। और इसका एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है ना। हम कहेंगे हर जगह हर चीज़ नहीं हो सकती लैंड पे, तो हमें क्या करना होगा, इसका वाइजली यूज़ करना होगा ताकि हमारे लिए लैंड बराबर अवेलेबल रहे। इसीलिए हम उसे केयरफुली प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे इंडिया जो होती है इसके बात की गई है। अब आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में इनका क्या कहना है। तो अगले पैराग्राफ में इन्होंने हमें इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया में किस किस तरह की लैंड में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि वेरियस फीचर्स इंडिया में देखने मिलते हैं, नेमली जैसे कि आपको देखने मिलते हैं माउंटेन्स जो कि थोड़े हाइटेड होते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि प्लेट्यूज जिसका अल्टीट्यूड थोड़ा कम होता है, और प्लेन्स जो कि हम कहेंगे कि एकदम प्लेन होते हैं, वहाँ पे कोई हाइट और ये सब नहीं होता, और आइलैंड्स थोड़े से पानी में होते हैं, ये आपको देखने मिलते हैं। तो ये सब होने के अलावा अबाउट 43% जो लैंड है वो प्लेन है इंडिया में। बहुत अच्छी बात है, प्लेन लैंड अगर रही तो वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो इतने जगह पे हम इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं वो 30% या टोटल सरफेस एरिया के कंट्री के, तो वहाँ पे ही, और माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बनाने के लिए ना। माउंटेन्स पे आपको काफ़ी सारा वेजिटेशन देखने मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। उसके अलावा टूरिज्म होता है, या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि रिवर जो होती है वो ज़्यादातर माउंटेन से ओरिजिन होती है, जो कि हमारे पूरे कंट्री के प्लेन्स में बहती है और उन्हें एग्रीकल्चर में पानी भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। अबाउट 27% जो होता है वो प्लेट्यू रीजन है, जो माउंटेन जितना हाइटेड भी नहीं है, माउंटेन जितना एल्टीट्यूड भी नहीं है, उससे कम एल्टीट्यूड है, और प्लेन से ज़्यादा एल्टीट्यूड है, उसे कहा जाता है प्लेट्यू। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो प्लेट्यू रीजन 27% है। यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने मिलते हैं। प्लेट्यूज में क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप देख रहे हैं कि हर तरह की लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है सेकेंड पैराग्राफ में। तो उन्होंने इंडिया के बारे में हमें सेकेंड पैराग्राफ में बताया। इस तरह से अगर देखा गया तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था जिसे लैंड रिसोर्सेज कहा जाता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम लैंड यूटिलाइजेशन है। लैंड यूटिलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि हम लैंड को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये होता है। तो लैंड रिसोर्सेज जो होते हैं वो किस किस पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट तो वहाँ पे आपको देखने ही मिलते हैं। दूसरी जो लैंड होती है, अब लैंड फॉरेस्ट वाली लैंड जो है वो तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है। दूसरी एक तरह की लैंड होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी वो लैंड एक तो बैरन है या फिर वेस्ट लैंड है, यानी वहाँ पे उसकी सॉइल भी अच्छी नहीं है, उसकी ज़मीन अच्छी नहीं है, या फिर जो भी हम कहेंगे कि वो कल्टीवेबल ज़मीन नहीं है, वो बैरन है। वहाँ पे हम कहेंगे कि ना पानी बराबर अवेलेबल है ना कुछ। दूसरा होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे जहाँ पे जिस लैंड पे आपने बिल्डिंग्स बना दिए, रोड्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दिए, वो लैंड अब हमारे किसी काम की नहीं रही। तो ये लैंड जो होती है ये अवेलेबल नहीं है हमारे लिए कल्टीवेशन की। ये दो तरह की लैंड होती है। तीसरी तरह की जो लैंड यहाँ पे बताई गई है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावा और भी लैंड ऐसी है जो अनकल्टिवेटेड है, यानी हम कहेंगे कि उस पर कल्टीवेशन नहीं हुआ है, यानी हम कहेंगे जहाँ परमानेंट पैस्चर्स है या ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पे सिर्फ चराया जाता है जानवरों को, उसे कहा जाता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब यहाँ पे लिखा गया एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड यानी जिसको अनकल्टिवेटेड हमने छोड़ दिया, जिसपे हम एग्रीकल्चर नहीं करते, ऐसी लैंड को छोड़ के बाकी वो कह रहे हैं अनकल्टिवेटेड कौन कौन सी है। तो पहली तो आपको पता चल गई जिसमें वो ग्रेजिंग और पैस्चर वाली है। दूसरी हम अगर बात करें तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रूज, यानी ऐसी लैंड है जहाँ पे ट्री क्रॉप्स है या फिर ट्री के ग्रूज बने हुए हैं, जैसे हम देखते हैं कि मैंग्रोव और ये सब, यानी हम ये कहेंगे कि ये सोन एरिया में नहीं आती है, यानी इसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पे बीज जो है वो बो नहीं सकते, यानी यहाँ पे सीड सोइंग नहीं हो सकती। अब उसके अलावा कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, यानी ये कैसी है कि ये कल्टिवेशन यहाँ पे हो सकता है बट इसको अनकल्टिवेटेड रखा गया है 5 साल से ज़्यादा, ऐसे लैंड को कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कहा जाता है। तो ये और अनकल्टिवेटेड लैंड्स के कैटेगरी हमें पता चलती है, यानी इसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है इन लैंड का। अगली है यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया फैलो लैंड। अब फैलो लैंड में क्या होगा कि करंट फैलो यानी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि विदाउट कल्टीवेशन उसको छोड़ दिया गया है 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, उसको करंट फैलो कहा जाता है। फैलो यानी जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है वो, बट यहाँ पे करंट फैलो यानी जिसको 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए हमने वहाँ उसको यानी हम कहेंगे कि कल्टिवेटेड नहीं रखा है। उसके बाद अगली आती है वो है अदर देन करंट फैलो लैंड, यानी इसको 1 से 5 साल तक हमने क्या नहीं रखा हुआ है, हमने उस पर कल्टीवेशन नहीं किया, ये समझिए, उसको अदर करंट फैलो लैंड कहा जाता है। अब कल्टिवेबल इसके बाद यानी 5 साल से ज़्यादा, तो हम यही कह सकते हैं कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर उसको फैलो लैंड कहा जाता है। 1 to 5 ईयर इसको अदर करंट फैलो कहा जाता है। दूसरा अदर देन करंट फैलो होता है ये, और मोर देन 5 हो गया कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो इस तरह के हमें 3 और कंसेप्ट भी पता चले और फैलो लैंड में हमें 2 कंसेप्ट पता चले। अब उसके बाद का जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ जो लिखा है वो पहले आपको बता देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। नेट सोन एरिया, the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। यानी अब हम क्या कहेंगे कि ऐसा एरिया, अच्छे से समझिएगा, ऐसा एरिया जहाँ पे सीड सोइंग हो गई है और हार्वेस्टिंग भी हो गई है, ऐसा एरिया उसको कहा जाता है नेट सोन एरिया। यानी अब क्या हुआ है, वहाँ हार्वेस्टिंग हुई है, अब वो ज़मीन खाली पड़ी है, अब कुछ टाइम बाद वहाँ मैं फिर से सीड सोइंग करूँगा और फिर हार्वेस्टिंग करूँगा, ये एक हो गया। और दूसरा वो एरिया हो गया सोन मोर देन वंस, अब मैंने वहाँ हार्वेस्टिंग कर ली, अब फिर से उसके ऊपर सोइंग कर रहा, फिर से सोइंग कर रहा, तो ऐसा एरिया भी होता है एक। अब हम ये कहेंगे कि अगर हम सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर वाला एरिया है ना, याद रखिएगा, यानी अब मैं सोइंग कर रहा हूँ और एक से ज़्यादा टाइम के लिए रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जेड क्रॉप जो भी मैं लगा रहा हूँ वो पूरे क्रॉप्स जो है मैं साल भर उस पर सोइंग कर रहा हूँ। सोइंग करने वाला एरिया के साथ अगर मैं नेट सोन एरिया को जोड़ दूँ तो उसे कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। याद रखेगा, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल पे। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई लैंड है, इस लैंड पे मैंने सोइंग किया, हार्वेस्टिंग किया, मेरे फसल है इस पे हार्वेस्टिंग कर लिया, ये हो गया खाली। अब यहाँ पे मैं सीज़न का वेट कर रहा, फिर यहाँ पे करूँगा। बट ये ऐसी लैंड है जहाँ पे मैं पूरी तरह से हर बार यहाँ पे हार्वेस्टिंग किया, तुरंत सोइंग कर रहा, फिर से सोइंग कर रहा, यानी साल भर में मैं 1 साल से ज़्यादा बार कर रहा हूँ। तो इसको और इसको मिला के, ये एरिया और ये एरिया को मिला के क्या कहेंगे, तो ग्रॉस, और इसको कहेंगे सिर्फ नेट। तो नेट और ग्रॉस आपको ये पता चल चुका है यहाँ का फ़र्क। तो हमने ये देख लिया कि नेट सोन एरिया वो होता है जो हार्वेस्ट करके छोड़ दिया गया है, और हम कहेंगे कि मोर देन 1 हार्वेस्टिंग चल रही है, उसके साथ अगर नेट सोन एरिया को डाल दे तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है।
ऐसे कुछ कंसेप्ट हमें पता चलते हैं लैंड यूटिलाइजेशन में। अब लैंड यूटिलाइजेशन के बाद आगे का टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा लैंड यूटिलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। अब लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन्होंने इस यहाँ पे होता क्या है, यानी यही है कि किस पैटर्न में लैंड का यूज किया जाता है इंडिया में, ये यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज, है ना, डिटरमाइंड बोथ बाय, सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स से भी कुछ बनते हैं, किस तरह से यूज होगा, जैसे टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, या फिर हम कहेंगे ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जगह है कि नहीं एग्रीकल्चर के लिए, टेक्नोलॉजी कितनी है जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ हो सकता है या नहीं है तो कम हो सकता है, या फिर हम कहेंगे कल्चर क्या अलाउ कर रहा है कि नहीं, ट्रेडिशंस अलाउ कर रहे हैं कि नहीं वहाँ यूज करने के लिए लैंड को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंडिया में अगर हम कहेंगे तो ये मैटर करता है, ये चीज़ें डिटरमाइन करती है कि लैंड का क्या यूज़, किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया, देखिए यहाँ पे जनरल लैंड यूज़ और जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी यहाँ पे 1960 से 61 के बीच में, 2014 से 15 के बीच में यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, देखिए पहले फॉरेस्ट इतना था 18%, उसके बाद हम आगे आते हैं तो बैरन एंड हम अनकल्चरेबल लैंड जो है वो अगर बात करें वेस्ट लैंड, तो इसको यहाँ पे अगर देखा तो रेड कलर से आपको देखने मिल रहा है। अब यहीं पे देखा तो फॉरेस्ट थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि भाई देखिए दोनों में अगर आप फ़र्क देखो तो आपको फ़र्क देखने मिल सकता है, बहुत बड़ा फ़र्क है नहीं दोनों में, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग अलग देखने मिल सकती है। तो इन पाई डायग्राम को अच्छे से देखिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आए होंगे 1960-61 से लेकर 2014-15 तक, ये चीज़ें आपको पता चलती है। सबसे पहले अब आपको क्या बता दूं, दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने हमें कुछ फैक्ट्स बताए, जैसे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा जो होता है हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो 93 टोटल 3.28 है, बट हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल है 93% लैंड का अवेलेबल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैंड यूज, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट डन फुल्ली, है ना। तो आसाम को छोड़ दिया तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ की अब तक होने क्या है ये डेटा निकलने का, इसीलिए कुछ जो पोर्शन है, कुछ एरियाज है जैसे जम्मू और कश्मीर का जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हो या चाइना ने ऑक्यूपाई किया हो, उसका भी सर्वे हम नहीं कर पा रहे। इन्हीं चीज़ों के कारण हम कहेंगे कि हमारे पास 93% लैंड का ही डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी है जो आपको इस पाई डायग्राम के चलते करनी है। ट्राई टू डू अ कंपेरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स given for land use and find out why the net sown area and the total under forest have changed from 1960 to 61। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जब आप इन दोनों पाई डायग्राम को देखेंगे तो आपको लैंड यूज जो होता है, या फिर हम कहेंगे कि दूसरा उन्होंने कहा है कि यहाँ फॉरेस्ट, लैंड अंडर फॉरेस्ट या फिर नेट सोन एरिया जो होता है उसमें चेंजेस क्यों देखने मिल रहे हैं ना। तो ये आपको ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों। ये देखिए नेट सोन एरिया ये है, इधर ऐसा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज है, या फिर हम कहेंगे फॉरेस्ट में भी थोड़ा चेंज है, ऐसा क्यों, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि लैंड जो होती है अंडर परमानेंट पैस्चर जो है ये भी कम हो चुकी है, यानी वहाँ पे जहाँ चराना था वो भी कम हो चुकी है। सो हम यही कहेंगे कि हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, है ना। अगर ऐसी पैस्चर वाली लैंड अगर कम होते गई तो फिर हम कैसे क्या करेंगे, हम कैसे फीड करेंगे अपने कैटल्स को, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं ये तो आप जानते ही हो। तो हम यही कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड आर इधर पुअर क्वालिटी, है ना। फैलो लैंड जो कि पड़ी हुई है, जिसको हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है, वो एक तो उसके बहुत क्वालिटी पुअर है, या फिर वहाँ पे अगर देखा गया तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण लोग वहाँ पे खेती करना नहीं चाहते, इसलिए वो फैलो लैंड पड़ी हुई है। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स, है ना। एक बार ही 2 से 3 साल में एक बार ऐसा किया जाता है कि वहाँ पे कल्टिवेशन होते होंगे। इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, अगर हम ये भी कहेंगे कि इसको अगर हम नेट सोन एरिया में डालने लगे फैलो लैंड को, तो परसेंटेज जो है जिसे हम कहते हैं NSA, है ना। तो NSA आप जैसे कि जानते हो, यानी नेट सोन एरिया जो होता है इंडिया का वो 54% आ जाएगा टोटल रिपोर्टिंग एरिया के, इतना दिखने लगेगा। बट हमें तो पता है भाई इसके यहाँ पर हम सोइंग ही नहीं कर रहे, तो इसको कैसे दिखाएंगे कि ये नेट सोइंग एरिया है। अगर ऐसे दिखाने लग गए तो सबको लगेगा इंडिया में बहुत अच्छी खेती होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अगर देखा गया तो वो तो फैलो लैंड है।
तो ये सब हमें पता चलता है। उसके बाद जो पैटर्न है ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, अलग अलग होगा अलग अलग स्टेट में। यानी हम कहेंगे 80% टोटल एरिया जो है पंजाब और हरियाणा का, वो हम कह सकते हैं नेट सोन एरिया में आता है। तो लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार का नेट सोन एरिया में आता है। अब आपको इसके रीजंस लिखने, फाइंड आउट रीजंस फॉर लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दिस स्टेट्स, है ना। क्या रीजन हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखेगा, बहुत सिंपल है। अगर आपने थोड़ा सा सोचा भी तो आपको इसके आंसर अपने आप मिल जाएंगे। अगला उनका ये कहना है कि जो फॉरेस्ट एरिया हमारे देश में वो भी बहुत कम है जितनी हमें जरूरत है। 33% जोग्राफिकल एरिया के फॉरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की कहती है। बट आप तो यहाँ पाई डायग्राम में देख ही रहे कितना फॉरेस्ट है, 18% था हमारे यहाँ 60 to 61 में, हमने उसको 23.3% तक पहुँचाया था 2014 और 15 तक। यानी आप देख रहे 33% पे जाना तो बहुत दूर की बात हो चुकी है हमारे लिए, बट इतना हमें होना चाहिए। सो इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना सके। तो यही हम कहेंगे, फॉरेस्ट रहेंगे तभी इकोलॉजिकल बैलेंस बनेंगे, तभी सब फूड चेन से लेके जितनी भी फूड वेब है हर चीज़ बहुत अच्छे से चलेगी। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है हु लिव्ड ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, है ना। तो वही है, इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं जो आज भी हम कहेंगे कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। और अगर हम फॉरेस्ट काट दे तो उनका कैसा होगा, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, है ना। तो काफ़ी सारे पार्ट ऑफ लैंड जैसे हम वेस्ट लैंड कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया वेस्ट लैंड किसे कह सकते हैं, जो अभी आपके किसी काम की नहीं है यही हम कहेंगे, या फिर जो जहाँ पे कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उस पर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कर रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज बनाना, ये सब काम वहाँ पे किए जा रहे हैं। फैक्ट्रीज हो गई या फिर शॉप्स हो गए, ये सब चीज़ों के चलते हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एरिया हमारे पास बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो वेस्ट लैंड जो होती है जिसमें और भी हम कह सकते हैं कि रॉकी लैंड भी आ जाती है, एरिड लैंड भी आ जाती है जहाँ पे कल्टीवेशन हो नहीं सकता, डेजर्ट आ जाते हैं, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए रखी गई है, जैसे सेटलमेंट्स है, रोड्स है, रेलवेज है, इंडस्ट्रीज है, इन सब के लिए हम वेस्ट लैंड बनाते जा रहे हैं, हम लैंड को वेस्ट करते जा रहे हैं, जबकि सबके सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक लैंड ही दिख रही। और ऐसे अगर उसके काम हम करते जाएंगे तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हम कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स ही नहीं ले रहे कि उसको कंजर्व कर सके या उसको मैनेज कर सके, जिस कारण लैंड का डिग्रेडेशन हो गए, लैंड तो खराब होने ही लगेगी। सो यही हम कहेंगे कि दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस। हम यही कहेंगे कि रिपरकशंस जो भी हैं, जैसे हम कहेंगे कि जो सीरियस इसके रिजल्ट्स है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हमें पता नहीं चल रहे, सोसाइटी पे धीरे धीरे आपको देखने मिलेंगे, एनवायरनमेंट पे देखने मिलेंगे। और जब हम ये चीज़ को जब समझ जाएंगे तब बहुत टाइम हो चुका होगा, ये भी हो सकता है। तो आज ही हमें लैंड का डिग्रेडेशन होने से रोकना होगा और कुछ कंजर्वेशन मेजर्स लेने होंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ एक और टॉपिक लिखा है जो कि आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पे हम एक और टॉपिक यूज कंप्लीट कर चुके हैं, लैंड यूटिलाइजेशन हो गया, लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स को देखेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वी शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस, है ना। सबसे पहले आपको ये देखने मिलता है कि हमारी जो लैंड है वो हमने अपने पास्ट जनरेशंस के साथ भी शेयर की हुई है, एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू, है ना। तो हम देखो, हमारी जो पास्ट जनरेशन थी उनके लिए हम फ्यूचर जनरेशंस थी, उन्होंने हमारे लिए लैंड बचा के रखी, तभी हम आज जिंदा रह पा रहे, तभी आज हम जी पा रहे। उसी तरह से हम ये कहेंगे कि जो पहले अभी वाली जो जनरेशन यानी हम है, हमें भी अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए अच्छे से लैंड बचा के रखनी होगी। यानी 95% जो होती है हमारे बेसिक नीड्स, जैसे कि कहेंगे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ये लैंड से ही तो आता है। खुद सोच के देखो, खाना कहाँ से आता है, लैंड नहीं रहेगी तो खाना नहीं मिलेगा। शेल्टर रहने को घर कैसे मिलता है, क्योंकि लैंड है। तीसरा क्लॉथिंग, हमें कपड़े क्यों पहनने मिल रहे हैं, क्योंकि लैंड से ही तो कपास, कॉटन और जो भी चीज़ें वो सब आ रही है, इस कारण हमें क्लॉथिंग भी हो रही है। तो हम यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम कहेंगे कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसने सिर्फ लैंड को ही डिग्रेड नहीं किया है, तो जो नेचुरल फोर्सेस है उसको भी हमने बहुत उसका स्पीड बढ़ा दी है, जो डैमेज करते जा रही है लैंड को। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि हमारी गलती के कारण फ्लड्स आ रही है, हमारे काफ़ी सारी गलतियों के कारण हम कहेंगे कि ओशंस या फिर जो भी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं वाटर के, वो सब लैंड को ख़राब कर रहे हैं, नेचुरली ख़राब हो रही है ये हम कह रहे हैं। बट हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसे काफ़ी सारे इश्यूज है जिस कारण हम ये नेचुरल फोर्सेस को एक तरह से बहुत पेस दे दिया और उस कारण ये ख़राब किए जा रहे हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वारिंग हो गया, यही हम कहेंगे। पेड़ काटना,
या ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ही चरा देना। एक लैंड पे जितनी कैपेसिटी उतना ही चराना चाहिए, ज़्यादा चरा दोगे, माइनिंग करेंगे, क्वारिंग करेंगे, ये सब चीज़ों के कारण भी लैंड डिग्रेड होते जा रही है, लैंड खराब होते जा रही है। माइनिंग साइट्स जो होती है उसके ऊपर जब माइनिंग हो गई तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, जिस कारण उस पर स्कार्स और फिर हम कहेंगे ट्रेसेस पड़ जाते हैं ऑफ ओवरबर्डनिंग, है ना। हम यही कहेंगे, देखिए अब मैंने कुछ माइनिंग करने के लिए गड्ढा खोदा और उसको वैसे ही छोड़ दिया जब मेरा काम हो गया, अब वो जो गड्ढा था वहाँ पे कुछ पानी भर रहा, कुछ हो रहा, सब खराब होते जा रहा है। इस तरह की चीज़ें फिर धीरे धीरे होते जाएगी। इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हो, माइनिंग के लिए काटे जा रहे हैं, जो कि बहुत सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि स्टेट्स है कुछ, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ ओवर ग्रेजिंग चल रही है, जिस कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी ज़्यादा ही चराना चल रहा है जानवरों को। कुछ स्टेट्स हो गए जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे ओवर इरिगेशन कर दिए है। ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेड हो रही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है, उस कारण हम कहेंगे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ती जा रही है। अब इतना इरिगेशन हो चुका है कि वहाँ पे हम कहेंगे कि पानी जम जाता है, फिर सैलिनिटी बढ़ती है, अल्कलिनिटी बढ़ती है सॉइल की, उस कारण ये सब चीज़ें हो रही है। मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे कि हम कहेंगे ग्राइंडिंग करना है, लाइमस्टोन को लेके आते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, या कैल्साइट लाते हैं, या सोपस्टोन के लिए लाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि ये लाया जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, जिस कारण हम कहेंगे बहुत सारा डस्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर में, और इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल, है ना। तो यही है, ये सब चीज़ें होगी, और इस कारण हम कहेंगे कि सॉइल में जो वाटर होगा ये अच्छे से पहुंचेगा नहीं, और हम कहेंगे इट सेटल डाउन ऑन द लैंड पे ही ये सेटल डाउन हो जाएगा। और रिसेंट ईयर्स में यही देखने मिल, यानी मैंने आपको यही बताया कि जब इसमें बहुत सारा डस्ट आ जाएगा तो इस किस तरह से जाएगा अंदर, ये तो लैंड पे ही रह जाएगा, हम यही कहेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स है कि वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जैसे हम कहेंगे कि वो भी आपको आगे सॉइल में बताऊंगा। तो इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्री जो होते हैं फ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम द मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन हो रहा है देश में। ये तो आप जानते हो, इंडस्ट्री से वेस्ट छोड़े जा रहे हैं, इंडस्ट्री से केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं, इस कारण सब कुछ खराब होते जा रहा है। आखिरी पैराग्राफ में उनका यही कहना है कि बहुत सारे उसके तरीके जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सबसे पहला होता है एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है, उसके अलावा हमें मैनेज करना है ग्रेजिंग को। अब कुछ और तरीके जैसे कि शेल्टर बेल्ट्स लगाना प्लांट्स के। अब आप सोच रहे होंगे शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, तो ये भी आपको बता दें। तो देखिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि आपका ये खेत है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये पूरे कंपाउंड पे क्या करना है, आपको ट्रीज ग्रो करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा पूरे कंपाउंड पे आप करोगे, ट्रीज ग्रो करेंगे यहाँ यहाँ हर जगह। इस कारण क्या होगा कि जो विंड होगी इनको ये रोक देंगे, और आपके यहाँ की जो सॉइल है ये उड़ के नहीं जाएगी, खराब नहीं होगी, या फिर हम कहेंगे कि अगर उड़ भी रही है तो ये ट्रीज उसको रोक देंगे कहीं ना कहीं, और विंड से तो आपको कहीं ना कहीं ये बचाव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको कहा जाता है शेल्टर बेल्ट्स बनाना। तो शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना, उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, जो ज़्यादा चराया जाता है जिससे पूरी ज़मीन खराब हो जाती है, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे सैंड ड्यून्स है, सैंड के बड़े बड़े जो ड्यून्स होते हैं उसको भी आपको क्या करना है, उसको स्टेबल करना है, क्योंकि हवा आएगी तो इन सबको उड़ा के लेके जाएगी सैंड को, और ये पूरे इरोजन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस कारण आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो छोटे मोटे ट्री प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया के होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे थॉर्नी बुशेस, इनको आप प्लांट कर सकते हो, जिस कारण सॉइल डिग्रेडेशन एरिड एरिया में नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं वाटर को रिटेन करके रखेंगे ना कहीं ना कहीं। या फिर हम कहेंगे कि ये जो सॉइल उड़ते जा रही है, बहते जा रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे, उसके बीच में बैरिकेड बन जाएंगे, ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं वेस्ट लैंड का, जैसे हम कहेंगे कि उसके साथ साथ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, या फिर प्रॉपर डिस्चार्ज करना, जो भी डिस्पोजल निकल रहे हैं इंडस्ट्री से, जो भी वेस्ट निकल रहे हैं उसको अच्छे से, उसको कहाँ छोड़ना है, कहाँ नहीं, ये देखना, अच्छे से ट्रीट करना, है ना। तो आफ्टर ट्रीटमेंट हम कहेंगे कि लैंड और वाटर डिग्रेडेशन यहाँ पे हम देंगे। यानी देखिए कैसा है कि अगर केमिकल्स निकल रहे तो उसको ठीक से ट्रीट कीजिए, केमिकल्स को उसको कम कीजिए, केमिकल की जो भी केमिकल के कंटेंट्स थे उस पानी में, उसके बाद उसको छोड़िए, ऐसा कहेंगे, इसी को ट्रीटमेंट कहा जाएगा। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि लैंड और वाटर डिग्रेडेशन कम हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल से भरी हुई अगर हम सब चीज़ों को अगर ज़मीन में या पानी में छोड़े तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो इस कारण इंडस्ट्रियल और सबर्बन एरिया में हमें ये भी कुछ कोशिशें करते रहनी है, हमें ये
ठीक से जो हम कहेंगे कंजर्वेशन मेजर्स को लेना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। अदरवाइज समझ जाइए कि लैंड डिग्रेड हो गई तो हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। लैंड के ऊपर ही आज आप खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी आप हो लैंड के ऊपर ही हो, ये याद रखना है। तो यही हमारे आज के लेक्चर में उन्होंने हमें सब चीज़ें बताई है। तो इस तरह से हमने आखिरी जो टॉपिक था इसे भी कवर कर लिया है, जो कि था लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इस तरह से हमारा अगला जो टॉपिक था दैट इज लैंड रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम 10th एनसीईआरटी। इसी तरह से अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सकते हैं, बट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।